हेलो स्टूडेंट्स, देखो सीए इंटर सितंबर 25 में जो आपका लॉ का पेपर आया है, मैं उसके एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूं। पेपर हार्ड नहीं कहूंगा, मैं पेपर ट्रिकी कहूंगा। तो अगर आपने अपने प्रोविजन पर स्टिक किया है तो आपका कहते हैं इसमें आंसर सही हो जाएगा। प्रोविजन पर स्टिक किया है, जैसे देखो ये अपनी सबसे पहला फर्स्ट केस स्टडी है। इस कंपनी ने इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों कैपिटल इश्यू कर रखी है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। अब इसमें कनेक्शन केयरफुली समझना। ये एक कंपनी है, ये तुम्हारी दूसरी कंपनी है, दो कंपनियां। अब इसने कनेक्शन दिया कि पहली वाली कंपनी ने इसके 100% इक्विटी शेयर्स कहते हैं इसमें खरीद लिए और इसकी होल्डिंग कंपनी बन गई। तो कौन से ईयर में खरीदे? 2011 में, ठीक है। टोडलर ने 5% स्टेक खरीदा इक्विटी शेयर्स ऑफ दिस कंपनी अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में, कोई बात नहीं, इस कंपनी में खरीदा है क्योंकि इसके तो सारे शेयर ही कौन लेके बैठी है, वो। उसने क्या किया, इस टोडलर लिमिटेड को अपनी कंपनी को ट्रस्टी बना दिया इन शेयर्स का, ठीक है। और फिर इसकी हो गई डेथ। ये तुम्हारा क्वेश्चन सेक्शन 19 पर आएगा। अगर कोई बंदा कहते हैं इसमें अपने शेयर्स किसी कंपनी के नाम पर एज ट्रस्टी की कैपेसिटी में ट्रांसफर कर जाता है, तो वो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कंपनी के नाम पर हो सकता है, सेक्शन 19 अलाउड करता है। अब यहां पर तुमने शेयर्स कौन सी कैपेसिटी में लिए हैं, एलआर या ट्रस्टी, तो तुम्हें वोटिंग राइट मिल जाएंगे। पर अगर बिफोर इट बिकेम सब्सिडरी तुम खरीदते तो तुम्हें वोटिंग राइट नहीं मिलते। तो मतलब इस कंपनी को क्या मिल जाएंगे, वोटिंग राइट मिल जाएंगे इस कंपनी के अंदर, चाहे वो इसकी होल्डिंग कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला लेते हैं, ये कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रही है, तो बैंकर्स ने तो पैसा देने से मना कर दिया, तो कंपनी क्या कर रही है, सेल प्रोस्पेक्टस के रूट से पैसा ले रही है। सेल प्रोस्पेक्टस सेक्शन 31। अब सेल प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी कितनी होती है, 1 ईयर, ठीक है। अगर सेल प्रोस्पेक्टस में जो डिटेल तुमने फाइल की है उसके बाद कंपनी के एसेट्स पे नए चार्जेस क्रिएट हो जाए, मतलब कंपनी की एसेट्स पे नए चार्जेस क्रिएट कहते हैं इसमें हो जाए, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन अपन कहते हैं इसमें गिवन कर देंगे, किसमें, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किसको फाइल करना है, अपने को, रजिस्ट्रार को। तो सेल प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के बाद और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कहते हैं इसमें फाइल होने से पहले जो चेंज हुए, तो इसका मतलब सेल प्रोस्पेक्टस में जो डिटेल है वो तो फिर से बताने की जरूरत ही नहीं है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में केवल क्या बताएंगे, चेंजेस बताएंगे। तुम सेक्शन 31 पढ़ लो, ठीक है। तो अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। रजिस्ट्रार ने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कहते हैं इसमें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कहां आया, ठीक है, प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां आया। इन्होंने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इश्यू किया है जिसमें इन्होंने जो नया प्लांट और है हिसार वाला, जामनगर वाला नहीं, वो बताया, पर उन्होंने जामनगर वाले के बारे में नहीं बताई। जामनगर वाले के बारे में सेल प्रोस्पेक्टस में ऑलरेडी बता चुके हो, तो तुम्हें इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में बताने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रार ने रिजेक्ट कर दिया इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कि भाई ये तो इनकम्प्लीट है, गलत किया है। ये आंसर तो खैर बच्चे का दे रखा है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी, तुम्हारा सेक्शन 31। रजिस्ट्रार रिजेक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम करेक्टली फाइल हुआ है लेटेस्ट डिटेल के साथ। तो फर्स्ट का आंसर हो गया बी। सेकंड, क्या ये शेयर होल्डर्स के राइट्स को वेरी कर सकती है? तो देखो शेयर होल्डर्स के राइट को वेरी, इन्होंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 84 करोड़ के हाँ बोल रहे हैं, पर देखो क्वेश्चन यहां पर ये है, तुमने इक्विटी शेयर होल्डर की कंसेंट नहीं ली, जबकि कहते हैं वो रेजोल्यूशन उनके राइट्स पे भी अफेक्ट डाल रहा है। सेक्शन 48 कह रहा है अगर एक क्लास के शेयर होल्डर्स के राइट पे फर्क पड़ रहा है तो तुम्हें एक क्लास के शेयर होल्डर्स के राइट वेरी किए जा रहे हैं, उससे फर्क दूसरे पे पड़ रहा है तो दूसरे की भी कंसेंट लेनी है, तो तुम्हें दूसरे की कंसेंट लेनी चाहिए।
ये बच्चे का सही आंसर किया हुआ है बी, रीजन तुम्हारा सेक्शन 48। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि टोडलर लिमिटेड क्या असाइनी बन सकता है उन शेयर्स का? बिल्कुल। और क्या उसको राइट टू वोट मिलेगा? अगेन यस। देखो बच्चे के आंसर्स हैं जिन्होंने सही कर रखे हैं, तो आंसर क्या है? बी। ये तुम्हारा सेक्शन 19 उसके बेसिस पर सोल्व हो रहा है, क्योंकि देखो एलआर ट्रस्टी बिफोर इट बिकेम सब्सिडरी, बिफोर इट बिकेम सब्सिडरी में वोटिंग राइट नहीं मिलते हैं, एलआर और ट्रस्टी की कैपेसिटी में मिल जाएंगे। तो थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा? बी। चलो अगली केस स्टडी लेते हैं। फेमस का 18 टैक्सीज इंगेज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अच्छी बात है। बिजनेस 1986 में स्टार्ट हुआ, ब्ला ब्ला। द रजिस्ट्रेशन फॉर द व्हीकल एक्सपायर्ड इन द ईयर 1988 और उन्होंने अप्लाई किया। ओहो, ये तो जीसी एक्ट आ गया, सेक्शन 6। एप्लीकेशन कहते हैं अभी तक पेंडिंग थी और मोटर व्हीकल एक्ट कहते हैं इसमें रिप्लेस्ड हो गया नए वाले से। कोई बात नहीं, तुमने अगर कोई एप्लीकेशन फाइल की है तो वो पुराने वाले एक्ट वाली एप्लीकेशन नए वाले एक्ट में क्या हो जाएगी? कंटिन्यू हो जाएगी। तो तुम्हें नई एप्लीकेशन फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर फेमस मर गया, उसके पीछे ये रह गए। रिच वाज ओनर ऑफ 6 फ्लैट इन द सिटी ऑफ इंदौर, अच्छी बात है। एक फाइनेंस कंसल्टेंट ने कहा इतने फ्लैट में तू रहेगा तो नहीं, बाकियों को भाड़े पे चढ़ा दे, तो उसने रेंट पे चढ़ा दिया। एक फ्लैट किसने रेंट पे लिया? देखो डेबी मोटर्स लिमिटेड ने, ठीक है। और 3.15 लाख पर मंथ का रेंट बन गया। ओके, रेंटल ड्यूज पहले तो इसने टाइमली दिए, उसके बाद कहते हैं इसमें एरियर बन गया। अभी तक रिच ने शूट फाइल किया कि सर रेंटल एरियर्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ लैंड है। देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी की तुम सेक्शन 3 क्लॉज 26 की डेफिनेशन में जाओगे तो सबसे पहला कहता है इसमें क्या आती है? लैंड। सेकंड क्या आती है? बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ लैंड। थर्ड क्या आता है? थिंग्स अटैच टू अर्थ। फोर्थ थिंग्स परमानेंटली फास्ट एंड एनीथिंग अटैच टू अर्थ। तो देखो फर्स्ट लैंड नहीं है, थर्ड एंड फोर कहते हैं इसमें थिंग्स अटैच टू अर्थ या परमानेंटली फास्ट एंड टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ, वो भी नहीं है। तो बचा केवल कहानी किस पे? बी पे, बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ लैंड। तो रेंटल इनकम तुम्हारी इमूवेबल प्रॉपर्टी से तो अराइज हो रही है, तो ये उसका क्या हो गया? बेनिफिट। तो ये एरियर्स और बेनिफिट की कैटेगरी में आ जाएंगे। चलो फिर इसने पैसेंजर फैमिली कार 3 करोड़ की दी, लॉस इनकर्ड बाय रिच ऑन रेंटल ड्यूज। अनफॉर्चुनेटली कलर सेलेक्टेड बाय मिस्टर रिच वाज अनअवेलेबल, मिला नहीं। मार्केटिंग मैनेजर ने कहा कि सर 3 महीने की वेटिंग के बाद कलर मिल जाएगा। ओके, उसने उसको चेक दे दिया पेमेंट के लिए। चेक वाज केप्ट विद द शोरूम ओनर, पर लगाया नहीं। फिर जब तुम्हें याद आया कि चेक लगाना है, वो लास्ट डे ऑफ 3rd मंथ थी, उस दिन संडे है, अरे जीसी सेक्शन 10 आ गया। अगर मान लो कोई प्रोसीडिंग करने का लास्ट डे पब्लिक हॉलिडे होता है तो काम कब करेंगे? नेक्स्ट वर्किंग डे, जब वो ऑफिस ओपन हो गया वो वर्किंग डे आ जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो ट्रीट एरियर्स ऑफ रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है? बिल्कुल है। और जो फ्यूचर रेंटल इनकम भी इंक्लूडेड अंडर द अबव डेफिनेशन एज प्रोवाइडेड इन द अफोरसेड एक्ट। अब फ्यूचर रेंटल इनकम बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ लैंड है, तो अभी तक वो बेनिफिट अराइज नहीं हुआ है, तो एरियर तो आ जाएगा। तो डेबी मोटर्स लिमिटेड की प्ली वैलिड नहीं है, ये आना चाहिए था। पर फ्यूचर रेंटल पेबल कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसका आंसर तुम्हारा ए सही है, क्योंकि जो बेनिफिट्स अराइज हो चुका है, फ्यूचर रेंटल अभी तक अराइज हुआ नहीं है, तो इस बेसिस पे आंसर ए है। फ्यूचर रेंटल इनकम अगर अराइज हो जाती तो फिर आंसर डी बन जाता। चेक जो दिया है ये तो तुम्हें अभी मैंने बताया था सेक्शन 10 का, चेक वैलिड है तो तुम नेक्स्ट वर्किंग डे को क्या कर सकते हो? सबमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 5th का आंसर ए हो गया तुम्हारा, 4th का आंसर भी ए हो गया। अब ये कह रहा है जो एप्लीकेशन रिजेक्ट की है पुराने वाली, क्या वो जस्टिफाइड है? नहीं। देखो बच्चे का भी सही आंसर किया हुआ है,
क्योंकि वो पुरानी वाली एप्लीकेशन कहते हैं इसमें नए एक्ट के अंदर वैलिड मानी जाएगी। ये सेक्शन 6 इफेक्ट ऑफ रिपील, रिपील शैल नॉट इफेक्ट करके देखो सारी की सारी वर्डिंग दे रखी है उन्होंने। चलो अगला लेते हैं। मिस्टर लिपांग एक इंडियन है, उसने चाइना के अंदर टी फार्मिंग खोली और एक कंपनी बनाई स्वीट लीफ लिमिटेड। ओके, देखो इंडियन कहते हैं इसमें, चाइना में कंपनी खोल रहा है, खोलने दो, अपने क्या जाता है, बिजनेस ठीक चल रहा है। फिर एक कड़क चाय लिमिटेड इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसने दार्जिलिंग में 2 टी स्टेट खोली है, ठीक है कोई बात नहीं। 2624 कड़क चाय लिमिटेड वाज बॉट बाय द स्वीट लीफ लिमिटेड। कड़क चाय लिमिटेड वाज बॉट बाय द, मतलब कड़क चाय को किसने खरीद लिया, स्वीट लीफ लिमिटेड, एक फॉरेन कंपनी ने खरीद लिया, ठीक है। अब अबव प्रोडक्शन फैसिलिटी अर्लियर ओन्ड बाय कड़क चाय लिमिटेड गेन्ड बाय द स्टेटस ऑफ फॉरेन कंपनी। अच्छा, और फॉर्म FC1 में उसने डिटेल बता दी इनकॉर्पोरेशन की, मतलब इसको उन्होंने कहते हैं इसमें क्या किया है, फॉरेन कंपनी के बेसिस पे कंसीडर किया, करने दो। फिर नया नेम, हेड ऑफिस, अपडेटेड द दार्जिलिंग, द डिटेल्स वर मेंशन्ड इन इंग्लिश, मंडेरियन एंड लोकल लैंग्वेज आसामीज। हाँ तो दार्जिलिंग में तो आसामीज, आसाम का है तो आसामीज चलेगी। देखो ये सेक्शन 382 का क्वेश्चन है, तुम्हें डिटेल 2 लैंग्वेजेस में देखनी है, एक इंग्लिश में और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में, जो लोकल लैंग्वेज होती है। मैंडेरियन में दे रहे हो तुम्हारी मर्जी, हमारा काम तो किससे हो जाता है, इन 2 से हो जाता। द इंडियन सब्सिडरी फॉर्मली जो कड़क चाय लिमिटेड है, अपडेटेड द अबव डिटेल इन अदर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग बिजनेस लेटर, बिल सेड एंड लेटर पेपर इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। गलत किया, केवल इंग्लिश में नहीं, साथ में तुम्हें लोकल लैंग्वेज में भी देना चाहिए था। The legal team made an objection on such non-usage of local language and Mandarin. It further suggested that other than provision of Chapter 22, Companies Act 13 का Chapter 22 तुम्हारा इंटर का Chapter 11 है, Foreign Company. No other provision in the aforesaid act would be applicable to such newly registered foreign companies situated at Darjeeling. देखो अगर तुम्हारी कहते हैं इसमें 50% और मोर पेड अप कैपिटल किसके पास है, इंडियन कंपनी या इंडियन सिटीजन या दोनों के पास, तो सेक्शन 379 कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर कहते हैं कंपनीज एक्ट का चैप्टर 22 भी लगेगा और बाकी प्रोविजंस भी लगेंगे, जैसे कि तुम कौन सी कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो। तो चलो क्वेश्चंस देखते हैं, तो केस स्टडी हो गई। फॉरेन कंपनी हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद स्पीड रोबोटिक्स लिमिटेड, engaged in manufacturer of robotic machinery and other facilities to be installed in tea processing plant to enhance the pace of production। ठीक है, ये तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। वो इंडिया में पैसा लेना चाहती है, आईडीआर इश्यू करी है, आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट 390 आ गया, depository bank। IDR is a new issue, the same must be accompanied with the prospectus as well। Prospectus contain detail of the company, its BOD and other annexure including the comments of Mr. Jack, an expert in the field of finance, blah blah blah। Mr. Angel, one of the members of legal team at Darjeeling proceeding facilitating, suggested the IDR should also contain details of contract entered in with the Speed Robotics Limited and the copy of power of attorney above prospectus has been signed by Mr. Rick। देखो ये तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बना है, बताना ही नहीं, ये तुम्हें बताना है क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी मेंशन की जाती है प्रोस्पेक्टस की डिटेल के साथ। मतलब जो प्रोस्पेक्टस आरओसी को फाइल करते हैं 390 में, उसमें कुछ चीजों की डिटेल लगती है, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाले की तो डिटेल देने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला तुमने इंग्लिश, लोकल एंड मैंडेरियन एज वेल एज अदर डॉक्यूमेंट, देखो ऑल 3 थोड़ा सा गलत वर्ड है, ऑल 2 में काम हो जाता है, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर, तो ठीक है। तो 7th का तो तुम्हारा आंसर हो गया ए। तुम्हें दोनों में लिखना चाहिए था, एक आउटसाइड द रजिस्टर्ड ऑफिस और दूसरा इन डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है। जो आईडीआर है, क्या उसे रजिस्ट्रार एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट कहते हैं इसमें करेगा? तुमने पावर ऑफ अटॉर्नी फाइल नहीं की है,
ये तो दिया क्वेश्चन के अंदर। कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिस्टर जैक एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी मिस्टर रिक के ने डायरेक्टर्स के बिहाफ पे साइन किया है, तो ये डिटेल होनी चाहिए थी। ठीक है, सही बात है। नहीं, नॉन फाइलिंग ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी करेक्ट हो ही नहीं सकता, गलत है। डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद स्पीड, नहीं, दोनों की जरूरत नहीं है, कैन बी स्किप्ड। और पावर ऑफ अटॉर्नी अनेक्स करनी है। तो तुम्हारा 8th का आंसर हो गया, देखो सी, क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बना था, उसकी जरूरत नहीं, पर इसकी डिटेल देनी थी। क्या लीगल टीम करेक्ट है कि ओनली प्रोविजन ऑफ चैप्टर 22 शैल अप्लाई फॉर द फॉरेन कंपनी? अब देखो, फॉरेन कंपनी पर केवल चैप्टर 22 एप्लीकेबल होगा। अब इसमें इंडियंस का कनेक्शन तो दिया नहीं है, तो 379 एप्लीकेबल कहते हैं इसमें, डायरेक्टली तो हो ही नहीं रहा है। पर क्या ऑप्शन देखते हैं, लीगल टीम इज करेक्ट, फॉरेन कंपनी पे चैप्टर 22 एप्लीकेबल हो जाएगा, ये तो सीधा ही गलत है। लीगल टीम इज इनकरेक्ट, चैप्टर 22 एप्लीकेबल होगा, नो एप्लीकेबिलिटी तो फॉरेन कंपनी सिचुएटेड इन इंडिया, ये भी गलत है। अब बच गए ए और डी दो। लीगल टीम इनकरेक्ट है, चैप्टर 22 एप्लीकेबल होगा अलॉन्ग विद द प्रोविजन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड रिगार्डिंग बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट एज इफ इट वर एन इंडियन कंपनी। देखो, इसके लिए उन्हें इंडियंस का कंट्रोल बताना चाहिए था, तो इसके कहते हैं इसमें ए और डी, बेटर आंसर डी है। हालांकि इन्होंने इंडियन कंपनी की डिटेल नहीं दी 379 की, पर वो लीगल टीम इज करेक्ट, ओनली चैप्टर 22 प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा, ये गलत है। ये भी हो सकता है अगर वो इंडियंस की डिटेल बता देते तो। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कौन सा है, 9th, इसका डी हो गया। अगला देखते हैं, बोरोटफ ग्लासेस लिमिटेड इज ए पब्लिक कंपनी। ओके, कंपनी इस साल बनी है, फर्स्ट एजीएम उसने इस टाइम पे बुला लिया, तो सही बुलाई है। नेक्स्ट एजीएम 1/8/24। देखो, दो एजीएम के बीच में सेक्शन 96 कहता है मैक्स गैप बिटवीन 2 एजीएम, ये कितना हो सकता है, 15 मंथ्स। तो तुम प्लान तो सही बुला रहे थे, लेकिन कंपनी रजिस्ट्रार के पास गई कि 4 डेज का एक्सटेंशन दे दो, रजिस्ट्रार ने भगा दिया, तो मतलब रजिस्ट्रार ने 3 मंथ्स का एक्सटेंशन नहीं दिया। फिर भी तुमने मीटिंग बुलाई है, कहते हैं इसमें 5/8/24, मतलब तुमने सेक्शन 96 में जो टाइम लिमिट गिवन है एजीएम बुलाने की, वो वॉयलेट कर दी, तो ये एजीएम सही टाइम में तो नहीं हुई है। देखो, 15 मंथ्स यहां तक एग्जैक्ट थे, पर अब इसके ऊपर 4 दिन का डिले हो गया, तो सेक्शन 99 क्या कहता है, कंपनी एंड डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स पे पेनल्टी लगेगी 1 लाख तो डायरेक्ट, और पर डे 5000। अब डिले कितने दिन का है, 4 डेज का, तो मल्टीप्लाई बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 4, 20,000 वो और 1 लाख डायरेक्ट। तो इसका आंसर बेटा ये गलत है, इसका आंसर ये होगा। या तो तुम पेनल्टी लगाते ही नहीं, पेनल्टी लगा रहे हो तो फिर 1 लाख के साथ पर डे वाली पेनल्टी भी तो कहते हैं इसमें लगेगी, और 4 दिन की डिफॉल्ट है। चलो, एलएलपी 3 पार्टनर्स है, कमलेश, लवकुश एंड प्रदीप। ओके, प्रदीप लीव कर रहा है एलएलपी। अच्छा, वो खुद का बिजनेस कहते हैं ओपन कर रहा है, उसने लवकुश, मतलब ये तो सेक्शन 25 का क्वेश्चन आ गया, उसने अपने साइड से डीपी को इन्फॉर्म कर दिया, सर मैं तो जा रहा हूं। 1 महीना निकल गया, इसके पास कॉल आ रहे हैं क्रेडिटर्स के, भाई पेमेंट दे। ठीक है, अब यहां हिंट है, एलएलपी ने ये इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को नहीं बताई, तो भाई खुद जाके बता दे, ये तो तेरा राइट है। तो फिर से एलएलपी के पास क्यों जाएगा, ये खुद रजिस्ट्रार के पास चला जाएगा। देखो, ये बच्चे का सही किया हुआ बीटिक। तुम अगर प्रोविजन पर स्टे करते ना तो पेपर डिफिकल्ट नहीं था, घुमाया मैं एग्री करता हूं, पर डिफिकल्ट नहीं था, तुम्हें प्रोविजन पर स्टिक करना चाहिए था। तो ये कौन सा था, 11th का आ गया बी। अब लेते हैं, सुपर टॉर्क इंजीनियरिंग लिमिटेड इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डोमेस्टिक एंड कमर्शियल ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला।
Super Torque Engineer Limited has entered into a contract with the above said dealer for the provision of warranty service. Deposit Rule 21C. वारंटी का प्रोविजन क्या है? रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब वो वैलिड कब तक है? एक पीरियड प्रिविलेंट इन कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस जो ट्रेंड में चलता है, वर्सेस कहता है 5 years विच एवर इज लेस। तो मतलब कोई केस में टाइम 5 years से ज्यादा नहीं होगा। कंपनी ने 2 कॉन्ट्रैक्ट बनाए वारंटी, एक 1.20 करोड़ और एक 1.25 करोड़। फॉर्मर एडवांस जो तुमने दिया है वो विद इन ए पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, और लेटर कहते हैं इसमें जो दे रहे हो 6 years है। 6 year तो देखो गलत है। A period of 7 years of provision of such warranty and maintenance is taken as a common business practice। 7 years लेना ही नहीं है, 5 years मैक्स जाना है। देखो 2 years का जो पैसा दिया है ये तो डिपॉजिट नहीं है क्योंकि 2 years तो अलाउड है, पर 1.25 करोड़ 5 को क्रॉस कर गया तो ये अमाउंट क्या बन गया? डिपॉजिट। रूल 21C। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन, दोनों डिपॉजिट नहीं है, गलत। द एडवांस ऑफ 1.25 करोड़, ये सेकंड वाला है ना? हाँ सेकंड वाला। तुम्हारा आंसर हो गया बी। केवल ये 1.25 करोड़ डिपॉजिट के लाएंगे, ये गलत है क्योंकि पहले वाले में टाइम पीरियड सही था। रूल 21C कह रहा है कौन कौन से अमाउंट डिपॉजिट नहीं है, तो पहले वाले में टाइम लिमिट सही है तो वो क्यों डिपॉजिट हुआ भाई? आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा लास्ट आ गया फेमा। इसको थोड़ा सा उन्होंने ज्यादा ही घुमाया पर डिफिकल्ट नहीं है, समझो। डेविड एक इंडियन डॉक्टर है, पंजिम गोवा में रहता है, अच्छी बात है। उसने रूबी से शादी की, सेम प्रोफेशन वाली, 3 बच्चे हुए, क्रिस्टोफर, सेबेस्टियन, एलियाना। रूबी इंडिया छोड़ के चली गई एलियाना के साथ एंड सन सेबेस्टियन टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टू परस्यू मास्टर डिग्री। वैसे तो देखो रूबी एपी सर्कुलर 45 लगाओ तो कौन बन गए? PRY, पढ़ने गई। डेविड और क्रिस्टोफर इंडिया में रह गया, तो मतलब ये दोनों कौन है? स्टिल PRII। ओके ठीक है। सेबेस्टियन ने एक लैंड खरीदी। सेबेस्टियन कौन है? जो चला गया था मम्मी के साथ शिकागो में एज एन इन्वेस्टमेंट। तो PRY इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेबेस्टियन खरीद सकता है क्योंकि वो PRY था। क्रिस्टोफर एक पब्लिक कंपनी बनाता है इंडिया में, जो इंडिया में बन गई वो तो वैसे भी PRII है। इन मेडिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चर ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स विद इट्स हेड ऑफिस इन पंजिम गोवा। ओके, उसका पिछले 3 सालों का, देखो ये पढ़ना केयरफुली चाहिए, $12,50,000 नहीं है, 1,25 लाख है। ठीक है, पिछले 3 सालों की अर्निंग है। वो एक अमेरिकन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में बिजनेस एक्सटेंड करना चाहती है। Hence he called back Sebastian to India to help him in his business। अब सेबेस्टियन कौन बन गया? पहले PRII था, PRY था, अब क्या बन गया? PRII, क्योंकि वो बिजनेस के लिए आ गया इस डेट को। अमेरिकन कंपनी ने परचेज द लैंड ओन्ड बाय सेबेस्टियन इन शिकागो। तो अमेरिकन कंपनी PRY थी, वो इसकी फॉरेन वाली लैंड खरीद रही है, खरीद सकती है। जॉन CEO है, उसने क्रिस्टोफर को एडवाइस दी कि भाई $1,50,000 में बायोसीड्स लिमिटेड, क्रिस्टोफर कौन है? और जॉन CEO ऑफ अमेरिकन कंपनी, तो ये कौन है? PRY। सारा गेम PRY PRII के ऊपर है, ध्यान रखना। ये वो एक इंडियन कंपनी में खरीदना चाहता है जो प्लांटेशन एंड मेडिसिन प्लांट हर्ब्स इन हिल्स ऑफ कंगरा इन हिमाचल प्रदेश। भूल जा, जॉन तो कर ही नहीं सकता इन्वेस्टमेंट। साफ मना है। तुम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की शेड्यूल 3 में देखो, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, फॉरेन वाला बंदा इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। जॉन सजेस्ट कर रहा है कंपनी ओन्ड बाय क्रिस्टोफर शुड डोनेट एन अमाउंट टुवर्ड्स स्पॉन्सरिंग ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ अ प्रोफेसर एट शिकागो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस टू गेन पॉपुलैरिटी एंड फेम अमंग द मेडिकल फेटर्निटी। तो डोनेशन कर सकती है इसने जो कंपनी बनाई, पर डोनेशन कितना करेगी कहते हैं इसमें। देखो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में जाओ, शेड्यूल 3 के 2 पार्ट है, फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल, फैसिलिटीज फॉर अदर देन इंडिविजुअल। तो ये कौन सा पोर्शन है? फैसिलिटीज फॉर अदर देन इंडिविजुअल। अब उसका पहले पॉइंट में आओ, डोनेशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो कितनी डोनेशन दे सकते हैं? 1% ऑफ 3 years अर्निंग वर्सेस $50 लाख विच एवर इज लेस। यहां तक RBI की अप्रूवल नहीं चाहिए, पर उसके ऊपर RBI की अप्रूवल लगेगी।
अब तुम्हारे 3 इयर्स की अर्निंग कितनी है? 1,25,00,000। 1% लेना है ना, तो 2 जीरो उड़ा दो, तो कितने बचे? $1,25,000 वर्सेस $50 लाख। तो लेस क्या हुआ? ये यहां तक तुम डोनेशन दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, और दिया गया डेविड अब बुढ़ा हो गया, वो डेविड तो PRAAA था, अब उसको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज थी, तो इसने वाइफ से कहा मैं आ जाऊं क्या वहां ट्रीटमेंट कराने? वाइफ ने कहा आ जा। डॉक्टर ने बजट बताया, कहते हैं ट्रीटमेंट का $2,69,000। देखो LRS का तड़का लगाओ, मतलब अपन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में चलते हैं, तो शेड्यूल 3 का फर्स्ट पार्ट है फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल। तो कितना एक्सपेंडिचर तुम कहते हैं इसमें कर सकते हो? वैसे तो $2,50,000 पर फैमिली पर फाइनेंशियल ईयर है, बट LRS जैसे अपन कहते हैं इसमें लगाएंगे, तो फिर वहां पर तुम कहते हैं 2,50,000 के अबव भी एक्सपेंडिचर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 478। 4 क्या है? इमिग्रेशन। 7 क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड। और 8 क्या है? स्टडीज अब्रॉड। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड है, 250 से ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, हॉस्पिटल ने कहते हैं इसमें एस्टिमेशन दिया है। फिर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने 50,000 का एस्टिमेशन, दोनों ही अलाउड है, चाहे 250 से ऊपर है, RBI की अप्रूवल नहीं लेनी। ठीक है, चलो अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर जॉन एंड क्रिस्टोफर कैन एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ ईच अदर फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $1,50,000 इन बायोसीड्स लिमिटेड एज वेल एज डोनेटिंग 1 year सैलरी टू ए मेडिकल शेयर अब्रॉड रेस्पेक्टिवली। अब इसकी 1 year की सैलरी कितनी है ये तो कहीं आया नहीं था लिखा हुआ। वन ईयर की सैलरी का तो बेटा अमाउंट ही नहीं दिया इसने कहीं। खैर कोई बात नहीं, ऑप्शन से देखते हैं, कुछ हिंट मिल जाएगी। John would not be able to invest 150 in Bioseeds Limited. Christopher can very well donate a year salary to the medical chair abroad without approval. खैर ये थोड़ा ठीक दिख रहा है, जॉन तो कर ही नहीं सकता। जॉन वुड बी एबल उड़ा दो, गलत है। जॉन और क्रिस्टोफर दोनों ही एबल नहीं है, ये भी गलत है। मिस्टर जॉन कुड नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट $150 in Bioseeds Limited. Christopher can only to the medical institute after approval. अब बेटा यही समस्या है। अब तुमने अब देखो इसके बी और सी आंसर नहीं है, आंसर ए और डी दोनों में से एक आएंगे, ठीक है। उन्होंने सैलरी की लिमिट नहीं दी, तो अपन एज्यूम करते हैं, देखो कितना तुम दे सकते थे सीधा, 1,25,000 तक तो RBI की अप्रूवल नहीं चाहिए। पर अगर जैसे इसने एक ऑप्शन में कहा था कि दोनों 150 दे रहे, अब ईयर सैलरी का अमाउंट नहीं दिया, अगर RBI की अप्रूवल कहते हैं इसमें नहीं चाहिए, तो देखो 125 तक तो कहते हैं $1,25,000 तक अप्रूवल नहीं चाहिए, तब तो आंसर ए है। और अगर वो एंगल कहते हैं इसमें दे रहा है कि भाई RBI की अप्रूवल लगेगी, तो इसका मतलब ये मान के चल रहा है कि ऊपर लगेगी। ए और डी दोनों ही सही आंसर है, पर अगर RBI की अप्रूवल का एंगल ले रहा है तो तुम इस पे जाओ, डी पे, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो 13 का हो गया डी। 14 तो सिंपल था, अप्रूवल चाहिए नहीं, देखो बच्चे ने भी सही अटेंड किया है, तो दोनों ही दे सकते हैं, 2,69,000 और $15,000 LRS स्कीम में, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए इसमें। तो 14 तुम्हारा ए हो गया। अब बच गया 15। सेबेस्टियन और उसकी मम्मी रूबी, वो फॉरेन वाली प्रॉपर्टी कहते हैं इसमें बेच रही है, शिकागो, यूएसएन, पंजिम, अचीवमेंट ऑफ देयर सेपरेट मोटिव। देखो ये दोनों ही, मतलब अब ये क्या बन गया, PRAA, क्योंकि इंडिया में कमाना गया था, वो स्टिल कौन है, PROI। PROI फॉरेन की फॉरेन में बेच रहा है, ना तो एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, ना ही करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, क्योंकि कैपिटल और करंट बनने के लिए अपोजिट नेशन होना चाहिए। सेबेस्टियन PRAA है, ये फॉरेन वाली प्रॉपर्टी बेच सकता है। नहीं तो PROI भी तो इंडिया वाली प्रॉपर्टी बेच सकता है, गलत है ये ऑप्शन तो। और भी एक अप्रूवल लेनी है, क्यों लेनी है, देखो बच्चे ने सही टिक किया है, तो 15 का आंसर डी है, दोनों बिंदास बेच सकते हैं। तो ये तुम्हारे MCQ सॉल्व हो गए, थोड़े ट्रिकी थे, डिफिकल्ट नहीं थे, मैं स्टिल बोल रहा हूं, तुम्हें प्रोविजन
कामली अप्लाई करना चाहिए था। सब्जेक्टिव पोर्शन तो वैसे भी अच्छा ही आया था। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट पेपर। बाय बाय।